वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेरी वेलकम टू माय चैनल दृष्टि IAS PCS। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड की अर्थात समान नागरिक संहिता। आखिर क्या है समान नागरिक संहिता? देखिए, जब से गोवा में समान नागरिक संहिता को लागू करने के संदर्भ में बात छिड़ी है या गोवा ने जब से अपने यहाँ पर समान नागरिक संहिता लागू किया है तब से वो एक बेहतरीन उदाहरण बन के उभरा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि संविधान निर्माताओं ने भारत के लिए एक समान नागरिक संहिता की आशा और उपेक्षा की थी, लेकिन वह इसे लागू करने का कोई प्रयास नहीं किया गया। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि समान नागरिक संहिता क्या है। देखिए, समान नागरिक संहिता का अर्थ, समान नागरिक संहिता वह संहिता है जो देश में पूरे देश में एक समान कानून और सभी धार्मिक समुदायों के लिए चाहे विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने आदि संबंधित सभी कानूनों में एक रूपता प्रदान करने का प्रावधान करती है। संविधान के अनुच्छेद 44 में वर्णित है कि राज्य पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। आर्टिकल 44 भाग 4 के वर्णित नीति निर्देशक तत्व अर्थात डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी DPSP में से एक है। अनुच्छेद 37 में परिभाषित किया गया कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व संबंधी प्रावधानों को किसी भी न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता, लेकिन इसमें निहित सिद्धांत शासन व्यवस्था में मौलिक प्रकृति के होंगे। कैसे होंगे? मौलिक प्रकृति के होंगे। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात है। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि जो मौलिक अधिकार में वो न्यायालय में प्रवर्तन योग्य है अर्थात वाद्य योग्य है। आप इसको लेकर न्यायालय जा सकते हैं, पर DPSP को लेकर आप न्यायालय नहीं जा सकते। आप सुप्रीम कोर्ट के सामने ये नहीं कह सकते कि हमें सिविल कोड क्यों नहीं दिया गया है, गोवा में दिया गया है। ओके, ये उसके बाद आर्टिकल 44 में राज प्रयास करेगा जैसे शब्दों का उपयोग किया गया है। राज प्रयास करेगा, ठीक है, यहाँ पर लिखा गया राज प्रयास करेगा, लेकिन इसमें जो दूसरे कोई आर्टिकल है उसमें ये लिखा गया कि विशेष रूप से प्रयास करेगा, विशेष रूप से नीति निर्देशन करेगा, राज्य की बाध्यता होगी। अर्थात आर्टिकल 44 में कहीं भी इस तरह के राज्य को कोई बाध्यता प्रदान नहीं की है जिससे वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करे। आर्टिकल 43 में उल्लेखित किया गया है कि राज्य उपयुक्त कानून बनाने का प्रयास करेगा, जबकि वाक्यांश उपयुक्त कानून आर्टिकल 44 में तो अनुपस्थित है ही नहीं है। इसका तात्पर्य है कि DPSP को लागू करने की जिम्मेदारी आर्टिकल 44 की तुलना में अन्य अनुच्छेदों की अधिक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये आर्टिकल 44 कमजोर पड़ जाता है क्योंकि इसको लागू करने की यहाँ पर बाध्यता नहीं है। इसीलिए इतने समय से एक सिविल संहिता मतलब एक समान सिविल संहिता का एक जो अध्याय है वो जुड़ नहीं पा रहा है। मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में देखिए कुछ थोड़ा सा इनमें हम देखें अंतर, तो देखिए इसमें कोई संदेश नहीं है कि मौलिक अधिकार DPSP से अधिक महत्वपूर्ण है। सर्वोच्च न्यायालय ने मिनर्वा मिल्स मामले 1980 में वर्णित किया था कि भारतीय संविधान की स्थापना भाग 3 मौलिक अधिकार और भाग 4 DPSP के संतुलन की आधार पर है। इनमें से किसी एक को दूसरे पर पूर्ण अधिकार देना संविधान के सामंजस्य को बिगाड़ना है। मतलब ये दोनों एक आधारशिला है दोनों। अगर कोई एक भी गड़बड़ाता है यहाँ पर ये या ये, तो दोनों ये आधारशिला ही बह जाएगी। इनका कहने का मतलब ये था। आर्टिकल 31C जिसे 1976 में 42 संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, इस बात की पुष्टि की गई थी कि यदि किसी भी निदेशक सिद्धांत को लागू करने के लिए कानून बनाया जाता है तो उसे आर्टिकल 14 और 19 के तहत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है। ये यहाँ पर बताया गया है कि किसी भी आर्टिकल 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समानता। और आर्टिकल 19 क्या कहता है? वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो इसमें ये बताया गया कि यदि किसी भी नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत को लागू करने के लिए कोई कानून बनाया जाता है तो उसे आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 के तहत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसके बाद वर्तमान में जो नागरिक संहिता की स्थिति बनी हुई है वो क्या है, वो थोड़ा सा हम देखने का प्रयास कर लेते हैं। देखिए, वर्तमान में जो समान नागरिक संहिता की स्थिति बनी हुई है
वर्तमान में अधिकांश भारतीय कानून कई सिविल मामलों में से एक समान नागरिक संहिता का पालन करते हैं, जैसे कि भारतीय अनुबंध अधिनियम, नागरिक प्रक्रिया संहिता, माल बिक्री अधिनियम, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, भागीदारी अधिनियम, साक्ष्य अधिनियम आदि। यहाँ पर ये कुछ मामले ऐसे हैं जहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड दिखाई देता है। हालांकि राज्यों ने कई कानूनों में सैकड़ों संशोधन किए, परंतु धर्मनिरपेक्षता संबंधी कानूनों में अभी भी विविधता है। यह तर्क दिया जाता है कि यदि संविधान निर्माताओं ने समान नागरिक संहिता लागू करने की आशा होती है तो उन्होंने इस विषय को संघ सूची में शामिल करने के व्यक्तिगत कानून के संबंध में संसद को विशेष अधिकार दिया होता है, जबकि इसे समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। वर्ष 2019 में विधि आयोग ने कहा है कि एक समान नागरिक संहिता ना तो संभव है और ना ही वांछनीय है। क्या धार्मिक समुदायों के लिए अपने सभी सदस्यों को नियंत्रित करने वाला एक सामान्य व्यक्तिगत कानून है? तो इस बारे में हम देखते हैं। देखिए, देश के ना तो सभी हिंदू, ना सभी मुसलमान और ना ही सभी ईसाई एक कानून द्वारा शासित हैं। भारत के अलग अलग हिस्सों में केवल ब्रिटिश कानून परंपराएं हैं, यहाँ तक कि पुर्तगाली और फ्रांसीसी के भी कुछ हिस्से सक्रिय हैं। जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 तक स्थानीय हिंदू कानून केंद्रीय अधिनियमों से भिन्न थे। 1937 के शरीयत अधिनियम को कुछ वर्ष पहले जम्मू कश्मीर तक विस्तारित किया गया था, लेकिन अब इसे निरस्त कर दिया गया है। इस प्रकार कश्मीर के मुसलमान एक प्रथागत कानून द्वारा शासित थे, परंतु देश के बाकी हिस्सों में मुसलमानों पर्सनल लॉ लागू होता था जो हिंदू कानून के करीब था। यहाँ तक कि मुसलमानों के बीच विवाह के पंजीकरण संबंधी कानून अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होते हैं। पूर्वोत्तर में 200 से अधिक जनजातियां अपने स्वयं के विधिवत प्रथाओं को कानून मानती हैं। संविधान में नागालैंड, मेघालय, मिजोरम के स्थानीय रीति रिवाजों की प्रथा का भी प्रावधान है यहाँ पर। तो अब अगर हम ये जानना चाहें कि समान नागरिक संहिता पर संविधान के मुस्लिम सदस्यों का क्या विचार है, तो देखिए, मोहम्मद इस्माइल नामक सदस्य जिन्होंने 3 बार मुस्लिम पर्सनल लॉ को आर्टिकल 44 से मुक्त करने का असफल प्रयास किया था, ने कहा था कि एक धर्मनिरपेक्ष राज्य को लोगों के व्यक्तिगत कानूनों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। पी पोकर साहब, एक अन्य सदस्य, ने भी कहा था कि उन्होंने विभिन्न संगठनों से एक समान नागरिक संहिता के खिलाफ प्रतिनिधित्व मिला है, जिसमें हिंदू संगठन भी शामिल हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी कोई भी सरकार अपने प्रावधानों का प्रयोग कर इस तरीके से नहीं कर सकती जो मुसलमानों को विद्रोह करने पर मजबूर कर दे। अल्लादी कृष्ण स्वामी, जो एक समान नागरिक संहिता के पक्ष में थे, ने माना था कि किसी भी समुदाय के मजबूत विरोध की अनदेखी करते हुए एक समान नागरिक संहिता को लागू करना नासमझी होगी। इस बहस पर लैंगिक न्याय को भी उल्लेखनीय किया गया। अब समान नागरिक संहिता पर हिंदू सभा के क्या विचार है, तो ये भी हम देख लेते हैं। मुस्लिम सभा के विचारों को जैसे हमने देखा, तो हमारे लिए हिंदू के भी विचारों को देखना काफी जरूरी हो जाता है। देखिए, जून 1948 में संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि व्यक्तिगत कानून में बुनियादी परिवर्तन प्रारंभ करना पूरे हिंदू धर्म में सूक्ष्म अल्पसंख्यक संबंधी प्रगतिशील विचारों को लागू करना था। हिंदू कानून में सुधार के विरोध में शामिल लोगों में सरदार पटेल, पट्टाभी सिद्धरामैया, M.A. अयंगर, M.L. मालवीय और कैलाश नाथ काटजू शामिल थे। 1949 में जब हिंदू कोड बिल पर बहस शुरू हुई तो 28 से 23 वक्ताओं ने इसका विरोध किया था। 15 सितंबर 1951 को राष्ट्रपति ने हिंदू कोड बिल को संसद में वापस करने, इसे वीटो करने पर अपनी शक्ति का उपयोग करने की धमकी दे दी थी। जवाहरलाल नेहरू ने संहिता को अलग अलग अधिनियमों में विभाजित करने पर भी सहमति व्यक्त की थी। मतलब यहाँ पर जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, अगर आप ये लागू होता है तो यहाँ पर बताया जाता है कि कई तरीके के अव्यवस्थाएं उत्पन्न हो जाएंगी और एक तीव्र विद्रोह देखने को मिलेगा जो कोई भी राज्य सरकार नहीं देखना चाहती। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।